Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to continue with the gaseous sterilization. So, what is gaseous sterilization? Gaseous sterilization क्या होता है? Gaseous यानी कि sterilization with the helps of the gases or the chemicals. So let's start. Gaseous sterilization. This process involves the exposure of the materials to the sterilized gases. Okay, मतलब कि हमें जो भी मटेरियल क्या करना है, स्टेलाइज करना है, उसे उस गैसेस के एक्सपोजर में रखना है. जैसे कि इथाइलिन गैस हो गया, इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड, प्रोपाइलिन ऑक्साइड. ये हमारी गैसेस होती हैं जो कि स्टेलाइजेशन में हेल्प की जाती हैं, हेल्पफुल होती हैं. ओके, so start with the first gaseous sterilization method with the help of the ethylene oxide. Ethylene oxide is the only gas that is successfully used on a large scale. ये ऐसा गैस है जो कि सक्सेसफुली यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुत ही कम इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे और मतलब कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा होता है. इसलिए इसे लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल बेसिस पे और मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है. ओके, स्ट्रक्चर जैसे कि हमारे ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं. फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, ग्लूटाराल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, प्रोपाइलिन ऑक्साइड. ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इनका एक्शन करने का मैकेनिज्म क्या है? ये एल्काइलेशन करते हैं, यानी कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा है कि व्हाट इज एल्काइलेशन. दिस इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर एडिशन ऑफ द मिथाइलिन और इथाइलिन ग्रुप टेक प्लेस. ओके, दिस इज़ अवर एल्काइलेशन, यानी कि ये हमारे बैक्टीरिया के सेल में, प्रोटीन्स में, एंजाइम में कुछ ऐसे रिएक्शन करेंगे जो एल्काइलेशन प्रोसेस से रिलेटेड होगी और फिर उसके स्ट्रक्चर का क्या होगा, वहाँ पे उसका डिस्ट्रक्शन होगा. डिस्ट्रक्शन होने की वजह से बैक्टीरिया, वायरस भी किल होगा. ओके, so gaseous sterilization, destruction of the all microbes with a chemical or in gaseous or the vapor state. यानी कि वही बोला गया है कि जब हम जितने भी माइक्रोब्स हैं उन्हें किल करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, या फिर किस में, वेपराइज स्टेट में या फिर गैसेस स्टेट में हम कह सकते हैं. किसी भी केमिकल्स को वेपर फॉर्म में यूज़ करना गैसेस स्टेरिलाइजेशन हो गया. Formaldehyde, beta propiolactone, ethylene oxide by using disinfectants और the antimicrobial agent, यानी कि ये disinfectant की तरह भी वर्क करते हैं या फिर हम कह सकते हैं antimicrobial agents. फर्स्ट है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला HCHO. ओके, दिस गैस कैन बी जनरेटेड बाय द हीटिंग अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड इन एक्वस सॉल्यूशन. यानी कि हमें क्या करना है, कंसनट्रेटेड फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन लेना है, जिसे हम फॉर्मेलिन भी कह सकते हैं. उसे हीट करना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है, जिससे कि वो वेपर फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा और अपना एक्शन शो करेगा. जनरेटेड बाय एडिंग 150 ग्राम ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट टू द 280 ml ऑफ द फॉर्मेलिन. यानी कि हमें इसमें 150 ग्राम क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट भी ऐड करना है. किसमें, 280 ml ऑफ द फॉर्मेलिन, ताकि हमारा क्या बने, एक अच्छा फॉर्मेल्डिहाइड गैस बने जो कि स्टेरिलाइजेशन कर सके. आफ्टर जनरेशन ऑफ द गैस, रूम शुड बी सील्ड फॉर द 48 आवर्स. यानी कि जब हम गैस को जनरेट करेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, उस रूम को जिसे भी स्टेरिलाइज करना है उसे 48 आवर के लिए सील कर दो. ओके, 70% ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. वहाँ पे ह्यूमिडिटी का परसेंट कितना होना चाहिए, 70%. 22 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि क्या करेगा, गिव्स द बेस्ट स्टेरिलाइजेशन मेथड. पुअर पेनेट्रेटिंग पावर, इट किल्स बोथ वेजिटेटिव सेल्स एंड द स्पोर. इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो बहुत ही पुअर होती है, और ये जैसे कि कुछ हमारे ग्रोइंग माइक्रोब्स होते हैं और स्पोर्स, दोनों को ही किल कर सकती है. स्पोर्स यानी कि वो माइक्रोब्स अपने आप को सेव करने के लिए, हार्श इन्वायरमेंट से प्रिवेंट करने के लिए स्पोर फॉर्मेशन करते हैं. तो उस कंडीशन में भी ये फॉर्मेल्डिहाइड एक्ट कर सकती है उस पर. ओके, नेक्स्ट है हमारा बीटा प्रोपियोलैक्टोन. बीटा प्रोपियोलैक्टोन, इट इज़ कैपेबल ऑफ किलिंग ऑल द माइक्रोब्स. ये जितने भी माइक्रोब्स हैं उन्हें किल कर सकते हैं. एंड वेरी एक्टिव अगेंस्ट द वायरस, और वायरस के अगेंस्ट ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं. BPL यानी बीटा प्रोपियोलैक्टोन वेपर इज 25 टाइम्स मोर एक्टिव एज डिसइंफेक्टेंट देन द फॉर्मेल्डिहाइड गैस. यानी कि जो हमारा BPL है, इसका जो वेपर फॉर्म है वो एज अ डिसइंफेक्टेंट वर्क करता है और 25 टाइम्स
फॉर्मेल्डिहाइड गैस से भी एक्टिव होता है, अबाउट 4000 टाइम्स मोर एक्टिव देन द इथाइलिन ऑक्साइड। और इथाइलिन ऑक्साइड से भी कितना 4000 टाइम्स मोर एक्टिव होता है। हाईली बैक्टीरियासाइडल यानी कि बैक्टीरिया को किल करता है। ओके, यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, इसलिए इसे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री होती है जहाँ पे मेडिसिन्स वगैरह प्रिपेयर की जाती हैं, ओके, हमारे स्किन रिलेटेड प्रिपरेशन की जाती है चीज़ें, तो वहाँ पे ये स्टरलाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा इथाइलिन ऑक्साइड। ये है हमारा इथाइलिन ऑक्साइड, कलरलेस लिक्विड होता है विद अ बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो 10.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, यानी कि फायर को ईजिली कैच कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में। और अगर कंसनट्रेशन की कंडीशन क्या है, अगर ये 3% से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में ये एयर में फायर कैच कर सकता है। Its mixture with the carbon dioxide are mixed with the ethylene oxide, making it non-inflammable। जब हम इसके इथाइलिन ऑक्साइड का मिक्सचर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उस कंडीशन में ये नॉन इन्फ्लामेबल हो जाता है और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट हियर वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, action of the ethylene oxide is used to its power of alkylating the, मतलब कि जो इथाइलिन ऑक्साइड है इसकी इतनी पावर है कि ये एल्काइलेशन कर सकता है, जैसे कि हमारा एमिनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, एमिनो हो गया NH3, ओके, उसके बाद हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया OH, ओके, सल्फाइड्राइल यानी सल्फर ग्रुप, ये कहाँ पे होते हैं, या जो बैक्टीरिया के एंजाइम्स है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है, वहाँ पे होते हैं। और जब ये वहाँ जाके एल्काइलेशन प्रोसेस करेगा तो क्या होगा, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो एंजाइम है, प्रोटीन है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा, और इस वजह से माइक्रोब्स किल हो जाएगा। यूज इन द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो हमारे स्किन पे यूज़ करने वाले जितने भी प्रिपरेशन हो गई, या फिर चाहे एक्सटर्नल यूज़ के लिए हो गया या इंटरनल यूज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं स्टरलाइजेशन करने के लिए। प्लास्टिक इक्विपमेंट्स जो होती हैं हमारे यूज़ की जाती हैं मेडिकल्स में, वहाँ पे भी स्टरलाइजेशन कर देंगे। ओके, कर सकता है ये। एज ए एंटीबायोटिक्स भी क्या है, एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करे, एज ए एंटीबायोटिक्स भी ये एक्ट करता है, जैसे कि माइक्रोब्स को किल कर सकता है, ओके, या फिर उसके ग्रोथ को रिटार्ड कर सकता है, रोक सकता है। प्लास्टर्स हो गए, प्लास्टर, बैंडेज, हॉस्पिटल, ओके, बैंडेज, हॉस्पिटल, ब्लीडिंग, हैवी इक्विपमेंट्स, सब इन सब जगह ये यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन पर्पज से। क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो गैसेस स्टरलाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टरलाइजेशन एफिशिएंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द इथाइलिन ऑक्साइड। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, अगर 3% से ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है इथाइलिन ऑक्साइड की, तो वो एयर में ईजिली फायर कैच कर सकता है। तो उस कंडीशन में हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टरलाइजेशन एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि इथाइलिन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है। ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा हमारे स्टरलाइजेशन प्रोसेस को। ओके, टाइम ऑफ एक्सपोजर, यानी कि हम कितने टाइम के लिए गैस को एक्सपोज कर रहे हैं एक पार्टिकुलर मटेरियल मैटर से, ताकि हम जितना ज़्यादा उसे एक्सपोज करेंगे वहाँ पे माइक्रोब्स किलिंग उतनी ज़्यादा होगी। जितना कम टाइम देंगे हम उसे एक्सपोज होने के लिए गैस को, तो उतना कम वहाँ पे स्टरलाइजेशन होगा। ओके, फिजिकल नेचर क्या है, परमिएबिलिटी क्या है, जहाँ भी हमें जिसका भी स्टरलाइजेशन करना है, ओके, वो कितना परमिएबल है उस गैस के लिए। एटमॉस्फेरिक प्री कंडीशनिंग ऑफ द लोड बिफोर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन करने से पहले वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। Okay, in next lecture we will discuss about the radiation sterilization. Thank you so much. For more videos you can follow me.